नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड पड़ती है, जो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कोई भी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होता है, जैसे प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट फैक्ट्रीज। एंड सेकंड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें जो फर्म्स, इंडस्ट्रीज और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। थर्ड इज हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम और आप जैसे लोग, जो कि एक फैमिली का पार्ट है, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा की जा रही है, और जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटपुट है, उनको हम लोग कंज्यूम करने का काम करते हैं। वी स्पेंड मनी टू बाय द प्रोडक्ट। एंड एक्सटर्नल सेक्टर में आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आते हैं। जो भी आप डोमेस्टिक इकोनॉमी में थिंग्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, वो उसको आप कहीं बाहर बेचोगे, और कोई चीज़ आपकी इकोनॉमी में अगर डेफिसिट में है तो उसको मंगाएंगे, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आता है। तो ये 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। फिर हमने देखा था व्हाट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जिसमें जो डिमांड की सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं वो मार्केट ओन्ड होते हैं। जितनी डिमांड होगी उतना ही प्राइस, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस और सप्लाई, इन्फ्लेशन, ये सारा मार्केट कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें जो इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट ओन्ड होती है। गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं एंड प्रोडक्शंस होते हैं। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राइवेट मार्केट ओन्ड, मतलब कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों के ही को मिक्स करके हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी को बनाएंगे। जिस इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो एग्जांपल यूएसए। सोशलिस्ट इकोनॉमी चाइना में जो गवर्नमेंट है वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वो सबको डिसाइड करती है कि कैसे एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा। तो ये तो था हम लोग ने कल का देखा कि कल हमने क्या पढ़ा था। अब हम देखते हैं, देखो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैं जो की टर्म्स बता रही हूँ आपको, मैंने फर्स्ट चैप्टर को रीड करके इन की टर्म्स को एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही लिख लिया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो यू डोंट नीड टू रीड द चैप्टर। अगर आपको पढ़ना भी हो तो आपको आप अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला टर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? मतलब प्राइस ऑफ बोरोड मनी। आप किसी से उधार पैसे लेते हो तो वो आपको किस प्राइस पे मिल रहा है, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सपोज आपने किसी से 5,000 रुपये लिए और वो कहे कि 5% की इंटरेस्ट पे मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आपको जो आपने 5,000 रुपये उधार लिए, और तो आपको कितने प्राइस पे मिले वो, तो 5%। तो 5% क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट ऐसे तो सबको पता है कि जो भी फायदा हो रहा है वो प्रॉफिट, लेकिन हमें एग्जाम लैंग्वेज भी सीखनी है। एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फैक्ट्री में पेन बना रही हूँ। अब पेन बनाने के लिए मैंने जितना इनपुट यूज किया है, ठीक है, रॉ मटेरियल वो सारा चीज, तो उसका जो कॉस्ट लगा होगा, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है, जो पेन बनाने में जो मैंने कॉस्ट यूज की है, अगर वो कॉस्ट और मैं जब पेन बेचूंगी तो मेरे को रेवेन्यू मिलेगा। तो जब मेरा रेवेन्यू इस कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। तो जो प्रॉफिट हमेशा
टोटल कॉस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, हम लोग ग्रेट डिप्रेशन को देखते हैं, जो थर्ड टर्म है हमारा, उसमें क्या है, एक ऐसी सिचुएशन आई थी वर्ल्ड वाइड 1929 में, जिसमें क्या हुआ था, जो आउटपुट है, आउटपुट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके थ्रू जो फैक्ट्री में काम हो रहा था, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है वो पूरी तरह से गिर गई थी, फॉलन आउटपुट, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल भी गिर गया था कंट्री में। अब समझते हैं कैसे। देखो, जैसे लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे। अब जब डिमांड कम करेंगे तो जो जैसे फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है, जब डिमांड कम है उसके प्रोडक्ट की, तो वो सप्लाई भी कम करेगा, ठीक है, सप्लाई कम करेगा। अब जो वो उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो वो प्रोडक्शन भी कम करेगा। अब वो कम प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको ज़्यादा लेबर की नीड नहीं है, तो वो लेबर को क्या करेगा, फायर कर देगा, हटा देगा, ठीक है। अब जो काम वो 10 लोगों से करवा रहा था, अब वो सिंपली 3-4 लोग कर देंगे, क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं है। तो क्या है, देखो कैसे आउटपुट में फॉल होने से, ठीक है, आउटपुट में फॉल होने से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल इनका कम हो गया। तो जो एम्प्लॉयमेंट लेवल जब घट जाता तो उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में गिरावट आने से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी फॉल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन को जब लोगों के पास इनकम उतना ज़्यादा नहीं बचा और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा, तो यह ऐसी सिचुएशन को ही ग्रेट डिप्रेशन कहा गया। ठीक है, अभी हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनपुट क्या होता है, एनी रिसोर्स यूज्ड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। जैसे कोई भी रिसोर्स, जैसे हमने जैसे हमें कोई चीज़ बनानी, सपोज हमें सब्जी बनानी है, ठीक है, तो सब्जी बनाने के लिए हमें फॉर एग्जांपल शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमको शिमला मिर्च और आलू और बेसिक मसाले, पानी, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये सारा चीज़ क्या है, इनपुट है हमारा, ठीक है। और लेबर क्या होता है, लेबर एक ह्यूमन एफर्ट होते हैं, जो फिजिकल हो या मेंटल। जैसे एक एंटरप्रेन्योर है, वो ये दिमाग लगाएगा, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक लेबर है, ठीक है। अब वो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करेंगे, और जिसके पास ज़्यादा माइंड है वो अपना मेंटल स्ट्रेंथ यूज करेगा, राइट। तो फिजिकल और मेंटल ह्यूमन एफर्ट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको हम लोग लेबर बोलते हैं। आपको ये एकदम वैलिड और क्रेडिबल पॉइंट है, क्योंकि ये मैंने एक वैलिड क्रेडिबल सोर्स से उठाया है। आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी क्लास 12th इकोनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। अब बस पढ़िए, समझिए, और यकीन मानिए, आप जब भी किसी इकोनॉमी का पेपर देखेंगे तो आपको ये टर्म दिखेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मेरे को चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। यही सब पूछता है, और फालतू में लोग बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो अब देखो इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। देखो इंटरप्रेन्योर अभी बहुत ज़्यादा लोग स्टार्टअप अपने खड़े करते हैं, ठीक है। अब जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, और जो लोग भी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने मेंटल ह्यूमन एफर्ट देंगे, ठीक है, कौन सी मेंटल ह्यूमन एफर्ट्स दे रहे हैं, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एबिलिटी होगी उसके पास ऑर्गेनाइज करने की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तभी तो वो एक एंटरप्रेन्योर होगा। टेक रिस्क, एबिलिटी टू टेक रिस्क, इनोवेट, टू क्रिएट गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक रिस्क एंड इनोवेट टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो वेज रेट क्या होते हैं, वेज रेट क्या होते हैं, एक ऐसा रेट जिस पे क्या होता है, जो सेल की जाती है या परचेज की जाती है लेबर सर्विसेज अभी हमने देखा फिजिकल या मेंटल ह्यूमन एफर्ट्स। तो फिजिकल और मेंटल ह्यूमन एफर्ट्स जिस रेट पे सेल एंड परचेज किए जाएंगे वो वेज रेट होता है,
आई होप यू गॉट इट। अब देखो इकोनॉमिक एजेंट और यूनिट्स क्या होते हैं। देखो इकोनॉमिक एजेंट्स और यूनिट्स जैसे विच टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, या एंटिटीज हो गई। देखो कोई भी, जैसे यू इटसेल्फ इज अ इकोनॉमिक एजेंट, क्योंकि तुम्हें कितना खर्च करना है, तुम्हें कितना कमाना है, उसका तुम खुद डिसीजन कर रहे हो। तो इकोनॉमिक एजेंट मतलब हु टेक्स डिसीजन, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ देता है कभी कभी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड प्लस जो जॉब खोज रहे हैं, लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है, अपॉन एम्प्लॉयड पर्सन प्लस लुकिंग फॉर जॉब। जैसे कोई है, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल किसी को ग्रेड सी की जॉब लगी है, ठीक है। अब वो जॉब करते करते हुए पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, लुकिंग एम्प्लॉयड पर्सन है बट लुकिंग फॉर जॉब। तो ऐसे हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट का पता चलता है जब हम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड प्लस लुकिंग फॉर जॉब को डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयड पर्सन प्लस प्लस लुकिंग फॉर जॉब से, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते ही होंगे, कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, जिनके पास बेसिक सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, अभी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेस यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो रिसोर्सेस हैं, जो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं गए हैं, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और इन रिसोर्सेस को यूज करके जो गुड्स एंड सर्विसेज का को प्रोड्यूस करता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल यूज होती है ना, ये रिसोर्स हैं। मशीनरी यूज होती है, रॉ मटेरियल यूज होता है, टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। तो ये क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लैंड देखते हैं, लैंड क्या है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। लैंड सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि जमीन है जिस पे फैक्ट्री खड़ी है, को जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो सारे लैंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कैपिटल क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कोई मशीन है, ठीक है, तो ये मैन ने ही बनाई है ना। तो और ये मशीनरी है, ये फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करती है। तो ये कैपिटल का पार्ट होती है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक एसेट होता है जो हमें फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म होता है ना। देखो अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आप अपना रुपीस लगा रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस विच रीच प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ऐसे एक्सपेंस कर रहे हो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी बढ़ा रही हो। जैसे हमने न्यू मशीनरी बाय किया, हमने इसमें इन्वेस्ट किया ना अपना पैसा, और तो ये जो नई मशीनरी है अब उससे प्रोडक्शन और तेज होगा, ठीक है। तो इससे क्या, ये क्या हो गया हमारा, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नहीं आए तो बता देना, मैं फिर से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दूंगी। वेज लेबर क्या होती है, अब देखो अभी हमने बेज रेट देखा था, एक ऐसा रेट जिसपे सेल एंड परचेज किया जाता है लेबर सर्विसेज को, ठीक है। अब बेज लेबर जो अपनी लेबर को बेज रेट पर सेल करती है, ठीक है, उसको बेज लेबर कहते हैं। फर्म्स क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दैट कंबाइंस इनपुट टू प्रोड्यूस और गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। फर्म्स क्या होते हैं, जिसके पास इनपुट हो प्रोड्यूस करने के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज हो सेल करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है। होलसेल कोई भी फर्म्स है वो अपनी चीजें होलसेल पे बेचता है ना रिटेल कस्टमर को। अब देखो आउटपुट क्या होता है, अभी हमने इनपुट देखा था, जैसे सब्जी बनाने में कितने सारे जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहे थे वो सारे इनपुट है। अब आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनपुट, ठीक है। जो सब्जी बन के हमारी तैयार होके आएगी उसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे। गवर्नमेंट क्या होता है, अथॉरिटी दैट मेक्स लॉ, कलेक्ट टैक्स एंड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, ये भी हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे, पर अभी के लिए देखो जैसे स्ट्रीट लाइट है, ठीक है,
गवर्नमेंट जो भी गुड्स प्रोवाइड करा रही है उसको पब्लिक गुड कहते हैं, विच इज अवेलेबल फॉर ऑल एंड नॉन राइबलिस इन नेचर। नॉन राइबलिस इन नेचर मतलब कि मेरे यूज करने से आपको उस चीज़ की कमी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हैं, आपके चलने से रोड मेरे लिए ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन राइबलिस गुड है। एक्सपोर्ट क्या होते हैं, जो जब भी हम अपने देश की गुड्स एंड सर्विसेज को दुनिया में कहीं भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में बेच रहे होते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। रिमेंबर दिस टर्म, सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब इस साइड आते हैं, इम्पोर्ट भी देख लेते हैं। यहीं पे जब हम बाई करते हैं गुड्स को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसको हम लोग इम्पोर्ट बोलते हैं। अब देखो, एक्सटर्नल सेक्टर की पार्ट हैं ये दोनों। एक्सटर्नल सेक्टर का मैंने पहले बताया था, इसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों आते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट जब हम अब सेल करें अब गुड्स को टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इम्पोर्ट मतलब जब हम बाई करें गुड्स को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड में क्या होता है, इंडिविजुअल्स आते हैं जो अपने कंजप्शन से रिलेटेड डिसीजन खुद लेते हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग, ठीक। अब कैपिटलिस्टिक कंट्री, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट फर्म के बारे में देखते हैं। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, एज इट इज आई पिक्ड अप। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग आउटपुट इन दी मार्केट। जो भी प्रोडक्शन होता है उसका मेन पर्पज होता है कि उसको मार्केट में सेल करना है, नॉट फॉर द पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और राशन शॉप, ठीक है। एंड थर्ड वन इज सेल एंड परचेस ऑफ लेबर सर्विसेज। सेल एंड परचेस होता है लेबर सर्विसेज का एट बेज रेट, और जिसको हम लोग बेज लेबर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हो रही हैं वो कैपिटलिस्ट कंट्री है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट फर्म है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, सारे टर्म समझ में आए होंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एंड मैंने सारी चीज़ एक जगह पे कंबाइन कर दी है, जो भी इस चैप्टर में जितने भी की टर्म्स दिए गए हैं। और ऐसे ही ऐसे हम इकोनॉमी के सारे 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।